टेंथ का कल होने वाला पेपर है, यानी कि 10 तारीख को जो क्वेश्चंस आने वाले सारे के सारे डिस्कस करने वाले। चैप्टर फर्स्ट से लेके 10 तक जाएंगे। 5 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा नहीं देर करूँगा। जो जो चीज़ें बताऊँगा बच्चों अच्छे से ध्यान में रखना है और सारी की सारी बातें ध्यान में रख के जाना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर के साथ, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं और जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो चैप्टर होने वाला है वो ग्रेविटेशन होने वाला है। ठीक है, ग्रेविटेशन में से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं तो देखिए दोस्तों, जो भी हमारी एक्सरसाइज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज में जो एक क्वेश्चन है केप्लर्स लॉ का, वो केप्लर्स लॉ का जो एक क्वेश्चन है वो हर साल पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, यानी कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ अभी लास्ट मोमेंट में बोल दे रहा हूँ कि इन चीज़ों को ध्यान में या फिर देख के जाना है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से देखो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस्केप वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है आता है। उसके बाद केपलर ने जो 3 लॉज दिए वो भी आते हैं। ठीक है, ये 2 करके अच्छे से जाने। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करनी हुई तो पीरियोडिक टेबल यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अभी देखो इसमें क्या क्या, डोबेर्नियर ट्राइड्स, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल क्या था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था, एलिमेंट्स क्या था और उसके क्लासिफिकेशन क्या थे। ठीक है बच्चा देख, अभी हम जाते हैं डायरेक्टली एक्सरसाइज पे। अभी एक्सरसाइज में एक जो क्वेश्चन है वो मेरे को लगता है कि इस साल वो बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। अभी देख मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ, मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडेलियस जो था, मेंडेलियस ने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल में बताया था कि जो एटॉमिक मास होता है उसके अनुसार फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। ये बातें मेंडेलियस ने उसके पीरियोडिक लॉ में बताई थी। बट जो एटॉमिक मास रहता है वो हर बार ही एक्सेप्टेबल है क्या, नहीं। तो मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ का वो ड्रॉबैक था। ठीक है, इतनी चीज याद में रखना है। मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ ने किसको महत्व दिया था, उसने महत्व दिया था एटॉमिक मास को। ठीक है, मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ आ सकता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूछा जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 1 से 18 एलिमेंट्स हो गए, 4 ब्लॉक्स हो गए, एस पी डी एफ ग्रुप कितने होंगे, ग्रुप 18 होंगे, पीरियड 7 होंगे। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी। ठीक है, अभी नेक्स्ट जाते हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस बताऊंगा, वो अच्छे से देख के जाना है। अभी तीसरा चैप्टर पे आते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शंस आ सकते हैं या फिर कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, 1-2 हम झटके में बात करेंगे। ठीक है, अभी भी देख रहे होगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो। अभी मेरा क्लास 10 का सबसे पहला वीडियो है इस चैनल पे। मैं बोल दे रहा हूँ कि आने वाले 11th स्टैंडर्ड में आप जाएंगे तो भी मैं आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने में मदद करने वाला हूँ, सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। बच्चा लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अगर इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो मैं आने वाले समय में सारी की सारी जो आने वाले 10th के चैप्टर से, 10th के जो पेपर से, मैं बोल दे रहा हूँ कि सारे के सारे पेपर में लीक करूंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस में लीक करूंगा। सिर्फ आपका टारगेट क्या है कि मेरे को 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, यानी कि 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, आपका काम आपके ऊपर सौंपाता हूं, मेरा काम मैं करते रहता हूं। ठीक है, अभी देख इस चैप्टर में से कौन कौन सा क्वेश्चंस आ सकता है। अभी अगर हमने इस चैप्टर का अध्ययन किया तो एक रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन आ सकती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी क्या कि जिसमें हम हीट और एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसे हम एंडोथर्मिक कहते हैं। और जिसमें से रिलीज होती है यानी कि बाहर निकलती है, बाहर पड़ती है, उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बहुत बार पूछी जाती है। उसके बाद हम आगे जाते हैं, तो हुई रिएक्शन की बातें। अभी देख, जब भी रिएक्शन की डेफिनेशन लिखेगा तो उसके साथ साथ उसका एक एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है। अभी अभी देख यहाँ पे क्या पूछा जाता है और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है मेरे अनुसार। एक जो क्वेश्चन है ना, एक गिव साइंटिफिक रीजन में से आ सकता है कि इट इज रिकमेंडेड टू यूज एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम। सीधी बात है, अगर हमें ऑयल को स्टोर करना है तो हमें एयर टाइट कंटेनर क्यों यूज करना है, क्योंकि अगर हम ऑयल को एयर के प्रेजेंस में रखेंगे तो एयर के प्रेजेंस में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे या फिर जो जीवाणु होंगे वो उस पर अटैक करेंगे और उसका जो एक्सपायरी पीरियड है, उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा देर टिकने का कालावधि हो कम हो जाएगा। तो उसके कारण उसका एयर में कांटेक्ट नहीं आना चाहिए, इसलिए हम उसे एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन को हम प्रिवेंट करते और उस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम उसे एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। इतना चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी देख
अभी यहाँ पे पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सीधी बात करूंगा, सीधी बात, जहाँ पे भी हीट रिलीज होती है, जहाँ पे भी हीट रिलीज होती है, वो रिएक्शन जो होती है वो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। वो रिएक्शन कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक। और जहां पे भी तुझे देख, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है, ये ट्रायंगल सीधी सीधी बात कर रहा है कि मैं यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करूंगा, तो ये जो होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तुझे याद में कैसे रखना है कि अगर हीट बाहर पड़ रही होगी तो एक्सोथर्मिक, अगर हीट लग रही होगी यानी कि ट्रायंगल दिख रहा होगा तो वो रिएक्शन कौन सी होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अभी नेक्स्ट जाते फोर्थ चैप्टर पे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जल्दी जल्दी देखते बच्चा लोग। 1000 यानी कि 3000 सब्सक्राइबर का टारगेट आपको पूरा करना है। याद में रखो साइंस 2 का पेपर आने वाला है, लीक कर दूंगा। अगर आपको साइंस 2 का पेपर पूरा का पूरा मैं अगर सारे के सारे चैप्टर्स लूंगा ना, तो सच में कह दे रहा हूं, तूने पढ़ाई की होगी या नहीं की होगी मेरे को मालूम नहीं, पर इस लेक्चर के बाद अगर मैंने साइंस, इस लेक्चर के नीचे कमेंट्स आएगी साइंस 2 फुल वीडियो, साइंस 2 फुल वीडियो, 100 के ऊपर कमेंट्स हो जाते हैं, मैं सच कह दे रहा हूं, ऐसा लेक्चर ला दूंगा कि तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अभी हम जाते हैं कि इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अभी देख, बहुत बार हमें एक डिफरेंस पूछा जाता है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर क्या होता है, उसका जो फर्क होता है वो पूछा जाता है, इसे करके ही जाना है। ठीक है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर का जो डिस्टिंग्विशिंग है वो पूछा जाता है। उसके बाद ये जो लॉज वगैरह है ना, फ्लेमिंग्स का रूल, उसके बाद देख ये जो रूल है पूछा जाएगा, ये जो रूल तुझे दिखना है ना फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, ये बहुत बार पूछा जाता है, इस साल भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ये एक दो चीजें तो मैंने बोल दी, और इसके साथ ये जो एक रूल है राइट हैंड थंब रूल, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज बातें करते हैं। देख, जो मेरे को बहुत एक्सपेक्टेड लगती है ना, मैं वही चीज करने वाला हूँ, ज्यादा बकवास बातें हमें कुछ करनी नहीं। हीट 5th चैप्टर 50% सिलेबस का इंपॉर्टेंट दे दिया। अभी 5th चैप्टर में अगर हम आते हैं तो 5th चैप्टर में हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि एक्वेटिक लाइफ इन रीजन्स ऑफ कोल्ड क्लाइमेट का जो एनामलस बिहेवियर है वो पूछा जाता है, अच्छे से करके जाना है। ठीक है, उसके बाद लेटेंट हीट क्या होगी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेटेंट हीट का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अभी देख, उसके बाद हम 6th चैप्टर पे आते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक जो क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वो होता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किसकी वजह से होता है, कि किसकी वजह से होता है, ये पूछा जाता है। उसके बाद एक जो प्रॉब्लम होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पूछा है, ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंसेस बहुत बार पूछे गए हैं। लेंसेस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, अच्छे से देखना है हमें, ये जो फॉर्मूला है ना वो याद में रखना है कि मैग्निफिकेशन यानी क्या। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हाइट दी है तो इमेज की हाइट अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हमें डिस्टेंस दिया हुआ है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी देख, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का जो है फॉर्मूला दिख रहा है तुझे, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसके ऊपर हमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो दिखते हैं। ह्यूमन आई की डायग्राम आती है, ह्यूमन आई की डायग्राम अच्छे से करके जाने। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाते कॉन्केव लेंस क्या होगी, कॉन्वेक्स लेंस क्या होगी, छोटी छोटी मोटी मोटी बातें आती। अभी डिस्टिंग्विश देख, ये जो कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस है ना, इसका फर्क आने वाला है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, नेक्स्ट 8th चैप्टर मेटलर्जी यानी कि क्या, मेटलर्जी एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है ना जिसमें से हम जमीन में से धातु को निकालते हैं, उसको शुद्ध करते हैं और मार्केट में बेचते हैं, इसको हम मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी में से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे तो देखते हैं हम अच्छे से जल्दी। हाँ, मेटलर्जी क्या होगी, सबसे पहले तो मेटलर्जी की टर्म तुझे याद करके जाने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ डायग्राम्स वगैरह पूछा जाता है, उसमें से वो भी हो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का करके जाना है तुझे अच्छे से। ठीक है, मेटलर्जी की जो प्रोसेस होगी वो करके जाना है। अभी बॉक्साइट ओर होती है, बॉक्साइट की जो ओर होती है उसमें गैंगियो यानी कि इंप्यूरिटीज क्या होंगे और उसमें इंग्रेडिएंट क्या होंगे, यानी कि इसमें कौन कौन सी चीजें होंगी। बॉक्साइट याद
में रखना है, बॉक्साइट के ऊपर आएगा। 9th चैप्टर कार्बन के कंपाउंड्स। अगर हम कार्बन के कंपाउंड्स की चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, तो कार्बन के 3 अलग ड्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्राफाइट और फुलेरिन। उसमें से ग्राफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत बार पूछा जाता है, ग्राफाइट क्या होता है वगैरह वगैरह, साधी सरळ गोष्ट येत राहते। आता बघ कुठला प्रश्न येऊ शकतो, एक्सरसाइज मध्ये जाऊया आपण। आता जर काही इथं गोष्ट करायची झाली तर तुला इकडे ना फॉर्म्युलेज वगैरे विचारले जातात, मॉलिक्युलर फॉर्म्युले वगैरे। त्याच्यानंतर तुला माहिती आहे की एक कार्बन असला तर मिथेन, इथेन, ब्युटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, हेप्टाडेकेन, ऑक्टाडेकेन, नोनाडेकेन, आइकोसेन। मैंने 1 से लेके 20 तक पूछ दी, 1 से लेके 10 तक बहुत बार पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन आने वाला है? कैटलिस्ट क्या होगा, कैटलिस्ट के यूजेस क्या होंगे आने वाले, नेचुरल पॉलीमर्स क्या होगी जो निसर्ग में मिलते हैं हमें, उसके 3 कौन से भी नेम पूछे उसने। ठीक है, अभी उसने क्या बोला कि क्या बात है ऐसे कि जिसके कारण कार्बन के कंपाउंड बहुत बड़े पैमाने में हमें इस पृथ्वी पे, इस धरती में हमें देखने को मिलती है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन आने वाला है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होगा वो देख के जाना है। 10th लास्ट चैप्टर, बच्चा लास्ट चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। लास्ट चैप्टर कौन सा है? स्पेस मिशन। स्पेस मिशन में कौन कौन सी बातें करने वाला हो तो देखते हैं हम। अभी देख, स्पेस मिशन में एक जो गिव रीजन है वो बहुत बार पूछा जाता है। गिव रीजन को कहाँ पे गया हमारा गिव रीजन, एक मिनट। हाँ देख, वाई आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नॉट यूजफुल फॉर स्टडीज ऑफ पोलर रीजन, यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो पोलर रीजन में हम क्यों नहीं यूज करते, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एक यूज ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स मेड फ्रॉम मोर देन 1 स्टेज, यानी कि जो हम सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल्स बनाते हैं वो हमें एक से ज्यादा स्टेज के माध्यम से बनाना क्यों ज्यादा फायदेशीर होता है, यानी कि बेनिफिशियल होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होगा और सैटेलाइट के फंक्शन के आधारभूत पे उसका हमें क्लासिफिकेशन पूछा गया है। ठीक है, बच्चा मैं क्या कह रहा हूं कि बघ आता व्यवस्थित लक्ष दे, ज्या गोष्टींचा मी सांगितलंय त्यांचा तुम्हाला अभ्यास करायचा है, उन चीजों का आपको अध्ययन और अच्छे से स्टडी करना है। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट्स में मेरे को पूछ सकते हैं। मेरा नंबर अभी 10th के बच्चों के पास नहीं होगा, मैं 11 12 को भी पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाया। अभी देखिए जो मेरा नंबर है हमेशा सेव करके रख। ठीक है, कोई भी तुझे दिक्कत आई, कोई भी अड़चन आए तो सर को याद करना। ठीक है, इतनी बात कहूंगा मैं। देख, अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने से एक ही बात होगी, 10वीं से लेके 12वीं तक सारी की सारी चीजों का गाइडेंस में प्रोवाइड कर देने वाला हूँ। ठीक है, बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर, कोई दिक्कत होगी तो कॉल कर। ठीक है, और टारगेट याद में रखना है, 3000 सब्सक्राइबर्स होते समय ही साइंस 2 का जो पेपर है वो लीक हो जाएगा। ठीक है, अभी हम रुकते बच्चा लोग। वेरी वेरी गुड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।